Assalamu alaikum. My name is Hafiz Mohammed Saad Habib and you are watching my YouTube channel Sadify. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में कि एक कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर किस तरह काम करता है। दौरे जदीद में अगर हम देखें तो कंप्यूटर बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। ह्यूमन लाइफ के जो एवरीडे वर्क्स हैं उनमें तकरीबन कंप्यूटर आपको हर जगह पर ही नज़र आएगा। जो भी चीज़ें दुनिया में फ़ैसला करने की सलाहियत रखती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करती हैं, वो डाटा को प्रोसेस करती हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के बेसिक तीन फंक्शंस होते हैं। कंप्यूटर कोई भी डाटा इनपुट लेता है यूज़र से, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको प्रोसेस्ड डाटा का आउटपुट फराहम करता है। अब इस प्रोसेसिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है ये डाटा पर वेरी करती है और जो आउटपुट आपको चाहिए उस पर वेरी करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट किस तरह दिया जाता है। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो बेसिक डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उनमें सबसे पहले कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई भी नंबर इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं और कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं कि वो डाटा किस तरह प्रोसेस करेगा। उसके बाद माउस यूज़ होता है इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, एक कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कि आप क्या कंप्यूटर से चाहते हैं और वो किस एप्लीकेशन को ओपन करे। उसके बाद स्कैनर आ जाता है जिसके ज़रिए हम अपनी हार्ड कॉपीज़ को स्कैन कर सकते हैं और कंप्यूटर में वो डाटा सेव कर सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन आ जाता है जो कि हमारी वॉइस को स्टोर करता है और फिर इसके बाद हम इस पर प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी वॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो हम पहले अपने माइक्रोफोन से कंप्यूटर को अपनी वॉइस का इनपुट देंगे और फिर उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग जो है वो लगाएंगे और उसके बाद कंप्यूटर हमें एक फ़ाइन जो है वो आउटपुट फराहम करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। अब हमने अपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया है कोई टेक्स्ट या कोई नंबर। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है कि 12+1 कीजिए। अब वो 12+1 कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा हमारे सीपीयू की मदद से। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है और तमाम जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो सीपीयू के ज़रिए होती है। CPU इज़ ए सेट ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो कि कंडीशंस के हिसाब से ऑन या ऑफ होते हैं और उसी हिसाब से डाटा को प्रोसेस करते हैं। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाता है और एक एएलयू जिसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। जो हमारा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट है वो डायरेक्ट्स करता है ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर बाय कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। कि डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है और डाटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है ये सीयू जो है वो मेंटेन करता है। और एएलयू जो है वो हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस को जो है प्रोसेस करता है। जिस तरह हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो वो सब कुछ एएलयू में परफॉर्म होता है। अब जब हमने जो है देख लिया है कि हमारा डाटा इनपुट भी हो गया और अब वो प्रोसेसिंग के फेज़ में है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डाटा जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज मोड में जाएगा जिसे हम रैम कहते हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा उसके अंदर स्टोर होगा और वहाँ पर स्टोर होने के बाद ही वो प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले डाटा जो है वो हम अपनी स्टोरेज मीडिया में स्टोर करते हैं। उसके बाद वो जब हम उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो डाटा रैम में ट्रांसफ़र होता है। रैम में स्टोर होने के बाद ये सीपीयू की तरफ जाता है डाटा। अब सवाल ये है कि रैम की तरफ डाटा क्यों जाता है? क्योंकि सीपीयू को कैलकुलेशन करने के लिए डाटा का एक्सेस जो है वो तेज़ी से चाहिए, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र स्पीड से हो। सीपीयू को जल्दी जल्दी डाटा चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। जो हमारी कन्वेंशनल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम, उनकी स्पीड जो है वो डाटा ट्रांसफ़र की बहुत कम होती है। इसलिए सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है रैम में। अब रैम की स्पीड एज़ कम्पेयर टू दूसरी कन्वेंशनल स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रैम से डाटा सीपीयू को जल्दी मिल जाता है। और रैम डाटा को तब तक स्टोर रखता है जब तक डाटा पर प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसे ही डाटा पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है रैम से वो डाटा डिलीट हो जाता है।
इसके बाद हम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को देख लेते हैं, जिनमें हार्ड डिस्क आ जाती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और परमानेंट स्टोरेज में आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह। अब हार्ड डिस्क में हम अपनी डाटा स्टोर करते हैं, जिस तरह मैंने कुछ पिक्चर सेव करनी हो, या मैंने कोई प्रोग्राम सेव करने हो, या मैंने कोई मूवी सेव करनी हो, या मैंने अपनी बुक सेव करनी हो पीडीएफ फॉर्म में जो मैंने रखी हुई हैं, तो मैं उनको हार्ड डिस्क या अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव में सेव कर सकता हूँ। हार्ड डिस्क जो होती है वो आपको एक कंप्यूटर के अंदर एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाती है, और उसको निकालना और उसको दोबारा लगाना दूसरे कंप्यूटर में मुश्किल होता है, इसलिए हार्ड डिस्क को एज डाटा ट्रांसफ़र डिवाइस नहीं यूज़ किया जाता। जबकि यूएसबी आसान होती है, आप यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे, उसमें कॉपी करेंगे डाटा और फिर दूसरे कंप्यूटर में लगाकर उसको पेस्ट कर लेंगे, तो ये कदरे ज़्यादा आसान है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा अच्छी डिवाइस साबित होती है। इसके बाद हम अपनी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ देख लेते हैं। अब हमने अपने कंप्यूटर को इनपुट भी दे दी, अब हमने उसको कमांड्स भी दे दी कि डाटा कैसे प्रोसेस करना है, और हमारा डाटा रैम में भी चला गया। अब सीपीयू ने उसको प्रोसेस भी कर दिया। अब वो आउटपुट हमें कैसे शो होगा? अब वो आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस पे शो होगा। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है और स्पीकर्स आ जाते हैं। प्रिंटर जो है वो हमें सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डाटा को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमें दे देता है। यानी कि मैंने एक पीडीएफ फाइल प्रिंट करनी है, तो उसको जब मैं प्रिंट करूँगा प्रिंटर की मदद से, तो वो मुझे पेजेस पे प्रिंट होके आ जाएगी लाइक ए बुक, और लाइक एन असाइनमेंट मैंने प्रिंट करनी है तो वो मुझे प्रिंट होके आ जाएगी और मैं उसको सबमिट करा सकूँगा। मॉनिटर जो है वो हमें सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डाटा शो करवाता है कि कंप्यूटर ने प्रोसेस्ड डाटा जो किया है वो कौन सा है और वो अब कैसा दिखता है, और अगर हमें उसमें उस आउटपुट में कुछ चेंजेस करना चाहूँगा तो मैं दोबारा से कंप्यूटर को कमांड दूंगा और वो दोबारा उसको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट मुझे मॉनिटर पर दोबारा शो करेगा। स्पीकर जो है वो हमारे जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनका आउटपुट हमें फराहम करता है। यानी कि जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि मैंने माइक्रोफोन से अपनी वॉइस इनपुट की, अब सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अब वो प्रोसेस्ड ऑडियो जो है वो मुझे स्पीकर्स की मदद से सीपीयू आउटपुट फराहम करेगा कि आपका जो प्रोसेस्ड ऑडियो है वो आप कुछ इस तरह दिखता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, और इन दोनों में क्या फ़र्क है? हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, जिसमें हमारे पास आ जाता है सीपीयू, हार्ड डिस्क आ जाती है, मदरबोर्ड आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाती है, इसके अलावा एसएसडी आ जाती है, रैम आ जाती है, और बटन्स आ जाते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। यानी इनको हम छू सकते हैं, इनको हम इनको चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के नाम में ही अगर आप देखें तो सॉफ्ट फॉर्म है ये एक, यानी जिसको हम छू नहीं सकते। और ये जो है ये कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ कैपकट, कैपकट एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मेरी वीडियोस को एडिट करता है। और उन कैपकट किस तरह बना है, उसमें एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन हैं कि अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करो तो आपने ऑडियो के साथ या वीडियो के साथ ये प्रोसेसिंग करनी है, अगर ये करे तो ये प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, और अगर इस बटन पे क्लिक करे तो आपने इसको सेव करना है। तो सॉफ्टवेयर हमारी सॉफ्ट फॉर्म होती है, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक कोड होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है, और इसको GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से ह्यूमन फ्रेंडली बनाया जाता है, एक इंटरफेस बनाया जाता है, एक शक्ल दी जाती है इसको, एक व्यू दिया जाता है जिस पे बटन्स होते हैं। जब हम उन बटन्स पे क्लिक करते हैं तो पीछे बैकएंड पे एक कोड रन कर रहा होता है। उसके बाद हम समरी देख लेते हैं। अब समरी में क्या आता है कि जो इनपुट है वो डाटा एंटर हुआ और प्रोसेस हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग फेज में चला गया, उसके बाद आउटपुट हमें शो हो गया स्क्रीन पे। कंप्यूटर जो है वो ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनपुट इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। अब कंप्यूटर जो है वो हमारे एक अनप्रोसेस्ड डाटा को, एक अनअलाइंड डाटा को एक अलाइनमेंट में लाता है, प्रोसेस करता है, उस पर अपनी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 5 तरह के इनपुट देता हूँ, यानी 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, अब कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और उन तमाम को प्रोसेस करके मुझे एक आउटपुट शो करेगा कि 4, 5, 6, 7 ये मेरा आउटपुट हो गया। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि मेरा बहुत सा काम बच जाएगा, ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, टाइम कंजम्पशन कम लगती है, और इस तरह आपका डाटा इजीली जो है एक 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज की तरफ। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग क्या होती है? अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर को प्रोग्राम्स को देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, हाउ डज कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, हाउ डज वी
प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस ए डाटा। सबसे पहले हम ये बात समझ लेंगे कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझ सकता है, यानी ज़ीरो एंड वंस। अब ये ज़ीरो एंड वंस को क्यों समझ सकता है, जिस तरह के मैंने पिछली जो हमारा टॉपिक था उसमें बात की कि कंप्यूटर जो है वो उसमें जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है डाटा को, और सीपीयू जो होता है वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें जो एक टाइम पे ऑन या ऑफ हो रहे होते हैं। अब जीरो एंड वन इसका क्या मकसद है? जीरो मीन्स कि आपने इस स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है, और वन मीन्स आपने स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर को ऑन करना है। तो हम सबसे पहले ज़ीरो एंड वंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठाना है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि अब उस ज़ीरो और वन को लिखना बहुत मुश्किल है। बाइनरी लैंग्वेज के दुनिया में प्रोग्रामर्स हैं बिल्कुल भी नहीं है। एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हंड्रेड्स लाइंस और हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स बाइनरी के यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब उस काम को किस तरह आसान बनाया गया? सबसे पहले उसको आसान बनाने के लिए जो है वो ह्यूमन फेमिलियर लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया, और उनके पीछे बाइनरी कन्वर्टर्स लगाए गए कि इंसान जो है वो एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में कोड को लिखेगा और इंस्ट्रक्शन को लिखेगा, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होगा जो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और फिर वो कंप्यूटर को देगा कि आपने इस तरह इस डाटा को प्रोसेस करना है। अब ये प्रोग्राम्स कौन से हैं जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं? इसको इन प्रोग्राम्स को कंपाइलर्स कहा जाता है। तो अब हमने बाइनरी को देख लिया और हमने कंपाइलर्स को देख लिया। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग? व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग भी हमने देख ली कि प्रोग्रामिंग एक कोड लिखने का तरीका होता है कि आपने किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसको लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ह्यूमन फेमिलियर लैंग्वेज होती है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने इस डाटा को किस तरह प्रोसेस करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले प्रोग्रामर ये देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो ये देखता है कि इस प्रॉब्लम को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब वो उसको सॉल्यूशंस को राइट डाउन करेगा, और उसके बाद वो तीसरा काम ये अप्लाई करेगा कि उस सॉल्यूशन को कंप्यूटर पर लिखना शुरू करेगा। और चौथा काम वो ये करेगा कि जितना ज़्यादा हो सके जो एफिशिएंट वे होगी उस प्रोग्राम को लिखने की, उसको यूज़ करने की, वो यूज़ करेगा, जिसमें हमारे रिसोर्सेज कम लगें, हमारी रैम खर्च का खर्च कम हो, टाइम कंजम्पशन कम हो, और ईजी जो है वो ह्यूमन कंफर्ट जो है वो ज़्यादा हो, यानी इजीली डाटा जो है वो प्रोसेस हो सके। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है वो मेथड कहा जाता है कि प्रोग्रामर के पास एक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद वो उस प्रॉब्लम पे गौर फिक्र करता है, देखता है कि इसको किन वेज से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बाद वो उसका कोड लिखता है, और कोड को लिखते वक्त वो इस बात का ख्याल रखता है कि इजी हो और फेमिलियर हो ह्यूमंस के साथ, इसका इंटरफेस जो है वो ह्यूमंस के साथ फेमिलियर हो। और उसके बाद वो ये करता है कि ये जो कोड है ये कम रिसोर्सेज यूज़ करे और कम टाइम कंज्यूम करे, ताकि इजीली हमारी प्रॉब्लम कुछ वक्त में, कम वक्त में सॉल्व हो सके। तो उसी के फेज़ ये आप देख सकते हैं कि है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसमें एनालाइज करेगा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको लिखना कैसा है, क्लैरिफाई करेगा, डिटरमाइन एनी लिमिटेशंस के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी, और डिफाइन सक्सेस के एक क्लियर क्राइटेरिया वो लिखेगा कि किस तरह इसको कम्प्लीटली और करेक्टली जो है सॉल्व किया जा सकता है। अब व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग ए टास्क। थिंक ऑफ इट्स ए रेसिपी, यानी ये एक रेसिपी की मानद होता है। जैसे हम एक सालन पकाते हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है, अगर हमने चिकन का सालन बनाना है तो उसकी एक ख़ास रेसिपी होगी कि किस तरह हमने बनाना है। तो एल्गोरिदम भी बिल्कुल इसी तरह एक रेसिपी होती है कंप्यूटर के लिए कि किस तरह आपने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी कंडीशंस क्या हैं और उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, और किस तरह आप उसको इजीली कम रिसोर्सेज यूज़ करके, कम टाइम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह उसकी प्रोसेसिंग पे कम रिसोर्सेज यूज़ हों, और डिफरेंट चीज़ों को उसने मद्देनज़र रखते हुए उस सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करना होता है, उस एल्गोरिदम को डिवेल्प करना होता है। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एल्गोरिदम की कि उसमें डाटा इनपुट होता है, आउटपुट होता है, क्या आउटपुट देना है, क्या इनपुट लेना है हमने, और उसकी क्या डिफ़ाइन होगा, क्या डाटा किस तरह डिफ़ाइन होगा, फिटनेस क्या होगी डाटा की, इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़ीरो और मोर क्वालिटीज़ यानी होगी एक्सटर्नली सप्लाइड, यानी एक से ज़्यादा हम इनपुट्स देंगे, आउटपुट एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो कहेगा कुछ ना कुछ आउटपुट वो देगा। ईच इंस्ट्रक्शन डिफाइननेस में ये होगा कि ईच इंस्ट्रक्शन इज़ क्लियर एंड ओके,
हर इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होगी और वो उसमें डाउट नहीं होगा। चौथा नंबर ये होगा कि फिटनेस फाइनाइटनेस के एल्गोरिदम जो है वो आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वो बंद हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है कि वो क़यामत तक चलता ही रहेगा, वो कुछ टाइम के बाद जब डाटा को प्रोसेस कर देगा तो वो बंद हो जाएगा ताकि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों, इफ़ेक्टिवनेस हो उसके अंदर कि वो यूज़र को एक अच्छा और करेक्ट डाटा फ्राहम करे। अब उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, के एक एल्गोरिदम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह उसके अंदर इनपुट जा रहा है, किस तरह वो प्रोसेस हो रहा है, कि प्रोसेस होने के बाद उस पर क्या प्रोसेस के दौरान उस पर क्या हो रहा है, यानी उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लग रही हैं, कौन सी लूप्स लग रही हैं, किस तरह वो डाटा को लेकर उस पर काम कर रहा है, ये यानी ये होगा, और उसके बाद वो किस तरह आउटपुट दे रहा है। यानी फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है कि एक फ्लो एल्गोरिदम का, कि वो काम किस तरह कर रहा है, कोड जो है वो उसका काम कैसा है, वो इनपुट ले रहा है, कहाँ उसको इनपुट की ज़रूरत है, और उसको क्या वो कैलकुलेशंस अप्लाई कर रहा है, और किस तरह वो आउटपुट हमें दे रहा है। ये उस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की। अब वो कॉमन फ्लो चार्ट्स के बारे में हमें बता रहा है कि ओवल जो है वो ओवल फेस जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है फ्लो चार्ट की। पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूज़ होता है। डायमंड जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है कि हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि फ़्लो चार्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं और हम इनको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कि इफेक्टिव फ़्लो चार्ट, एक इंडस्ट्रियल रेडी फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे इंशाल्लाह। अब फ़्लो चार्ट क्यों मैटर करता है? फ़्लो चार्ट इसलिए मैटर करता है कि एक तो हमारी प्लानिंग बेटर होती है, एरर कम होते हैं, कि हमें पता होता है कि ये स्टेप्स हमने करने हैं अपने प्रोग्राम में। कम्युनिकेशन होती है कि हम अपने दूसरी टीम्स को समझा सकते हैं जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा, और आपने इसकी बेसिस पे इसकी जो इसके अदर रिक्वायरमेंट्स हैं कैसे पूरी करी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करनी है तो हमें अपनी मार्केटिंग टीम को समझाना पड़ेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है, ताकि वो बेटर मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाकर उसकी मार्केटिंग अच्छी कर सकें। विजुअल क्लैरिटी, के जो नॉन कोडर है, अगर किसी कंपनी ने हमें कोई एप्लीकेशन बनाने को कहा है तो हम उनको कोड्स तो नहीं समझा सकते, तो हम उनको फ्लो चार्ट्स की मदद से समझाते हैं कि किस तरह आपका डाटा अंदर आएगा, क्या क्या उस पर प्रोसेसिंग होगी, और किसके उसके बाद उसका आउटपुट क्या होगा। अब एक बेसिक हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सी जी पी ए कैलकुलेटर की। सी जी पी ए कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका इनपुट जो है वो ज़ाहिर करेंगे कि किस तरह उसमें ग्रेड्स जाएंगे, फिर वो कैलकुलेट करेगा ग्रेड्स को, कंप्यूट करेगा सी जी पी ए को, और फिर एक जो है ना वो रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले कर देगा। अब हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। अब एल्गोरिदम का फॉर्मेट जो है वो रिटन इन प्लेन टेक्स्ट और सूडो कोड में होता है। अच्छा, उसके बाद बेस्ट फॉर डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। थर्ड एडवांटेज उसका है कि इजी टू राइट एंड मॉडिफाई क्विकली। चैलेंज कैन बी हार्डर टू विजुलाइज कम्प्लेक्स लॉजिक, यानी उसको समझाना एक नॉन कोडर को बहुत मुश्किल होता है जिसको एल्गोरिदम्स की समझ नहीं होती। फ्लो चार्ट दूसरी साइड पे एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है किसी भी एल्गोरिदम को समझाने के लिए, विजुलाइज करता है चीज़ों को, डिसीजंस को। एडवांटेज, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड एट ए ग्लैंस, और चैलेंजेस क्या होंगे, टेक मोर टाइम टू क्रिएट एंड अपडेट, कि इसको अगर हमने इसमें चेंजिंग करने हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करने पड़ते हैं एक ग्राफिकल इंटरफेस में। तो इस तरह हमारा एक फ़्लो चार्ट तैयार होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी दो पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसमें हमारा एक फ़्लो चार्ट होगा, और दूसरी पिक्चर में हमारा एक कंप्यूटर का फ़्लो चार्ट होगा, कि किस तरह एक फ़्लो चार्ट सी जी पी ए का फ़्लो चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद कंप्यूटर का फ़्लो चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखिए तो इसमें क्या है कि पहले स्टार्ट इनपुट आया, अब वो इनपुट डिवाइसेस पे आया, उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट में वो डाटा गया, और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट शो कर रहा है, उसके बाद प्रोग्राम एक एंड हो गया। तो ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग का। उसके बाद हम अपने सी जी पी ए कैलकुलेटर का फ्लो चार्ट देखते हैं। अब इस फ्लो चार्ट में देखिए, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में इनपुट गया, इनपुट क्रेडिट का कोर्स क्रेडिट्स एंड ग्रेड्स लिखेंगे, उसके बाद कन्वर्ट ग्रेड्स टू ग्रेड पॉइंट्स में कन्वर्ट करेगा, क्या ग्रेड आपने बी नेग, ए बी, बी प्लस सी नेग, एफ डी, क्या ग्रेड है आपका, उसको वो कन्वर्ट आप इनपुट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग होगी उसमें कन्वर्ट होगा वो ग्रेड नंबर्स में। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट फेज़ में हमारे ग्रेड पॉइंट्स के साथ और क्रेडिट आवर्स के साथ, और उसके बाद क्या होगा, टोटल ग्रेड पॉइंट्स, टोटल ग्रेड आवर्स जो हैं वो प्लस होंगे, और फिर उसके बाद वो कैलकुलेट सी जी पी ए करेगा, किस तरह करेगा, सारे ग्रेड पॉइंट्स को प्लस करेगा और उनको डिवाइड कर देगा क्रेडिट आवर पे, टोटल क्रेडिट आवर पे, और उसके बाद नीचे जाके वो डिस्प्ले कर देगा डाटा को, सी जी पी ए को, और फिर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा।
तो इस तरह हमारा एक बेसिक जो है वो फ्लो चार्ट बनता है, एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट बनता है। ये एक एग्जांपल है, एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारा फ्लो चार्ट कैसा होता है, कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, किस तरह ये काम करता है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, व्हाट इज़ एन प्रोग्राम, कोड क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या काम करती हैं, डाटा कैसे स्टोर होता है, सीपीयू डाटा को कैसे रिट्रीव करता है और इंस्ट्रक्शंस कैसे देता है कि डाटा पर कौन सी एक इंसान कैसे सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि डाटा पर कौन सी प्रोसेसिंग आपने अप्लाई करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।